नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमारी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने अनुवाद शिक्षण और अनुवाद शिक्षण की जो विधियां थी उन संपूर्ण विधियों पर विस्तार पूर्वक परिचर्चा हमारे द्वारा की गई है। आज जो संस्कृत शिक्षण विधियों का जो हमारा पाठ्यक्रम है, रीट को लेकर के, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, या हिंदी की जो शिक्षण की विधियां हैं, या किसी भाषा की जो शिक्षण विधियां हैं, आंग्ल भाषा की शिक्षण विधियां हो, इन सब के अंतर्गत आने वाली जो भी शिक्षण विधियां हैं वो हमारे ही विषय से मिलती जुलती होगी। जिन भी शिक्षण विधियों का हमने अध्ययन किया वो सभी भाषा के शिक्षण के अंतर्गत हमारे लिए उपयोगी साबित होगी। आज हम शिक्षण विधियों से ही संबंधित जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, भाषा के जो कौशल हैं। मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि भाषा का कौशल है वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। आज हम हमारी आज की कक्षा में भाषा के कौशलों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा भाषा कौशलानी। भाषा कौशलानी, भाषा के जो कौशल हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। देखिए, कितना भी आप अध्ययन कर लो, ज्ञान की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अथाह भंडार है और अथाह पुस्तकें आपको भाषा के कौशलों से संबंधित मार्केट में खूब मिल जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रतियोगी को तैयारी करने वाले को इतनी सी बात अपने मस्तिष्क में समाहित कर लेनी चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को सबसे पहला उसका ये ध्येय होना चाहिए कि मुझे इस प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अपना स्थान निर्धारित करना है। मुझे विद्वान नहीं बनना है। मुझे भाषा कौशल के जो संपूर्ण पार्ट है, भाषा कौशल का जो संपूर्ण इतिहास है, उसको मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं पर हमारे को ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, निश्चित है कि भाषा के कौशल से 1 या 2 प्रश्न आपके रीट के एग्ज़ाम में आना तय है। 100% उसमें से 1 या 2 प्रश्न आपको रीट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं, अनेक प्रकार के लेखक हैं और अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं और अनेक प्रकार के प्रश्नों का समावेश आपको अलग अलग पुस्तकों में मिलता है। ज़्यादा मैटर आपके पास में होगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए कम पढ़ें, सीमित पढ़ें। आइए हम जो महत्वपूर्ण जो भाग है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, भाषा की बात करूं। मैंने शायद प्रारंभ की जो हमारी प्रथम क्लास हुई थी उसमें भी हमने चर्चा कर ली थी। सबसे पहले भाषा की हमारे को जानकारी होनी चाहिए। भाषा किसे कहते हैं, क्या है भाषा? भाषा है भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा अर्थात क्या है? जो बोली जाती है, जो बोली जाती है, जो बोली जाती है वह क्या कहलाती है? वह भाषा है। जो बोली जाती है वह भाषा कहलाती है। वह भाषा कहलाती है। हमारी संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत में एक धातु है भास, वक्तायाम वाची। इस अर्थ में भास धातु है। वक्तायाम वाची इस अर्थ में भास धातु है। इस धातु से भाषा पद का निर्माण हुआ है स्त्रीलिंग में।
भाषा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका निर्माण हुआ है। भाषा सब बोलते हैं, पशु भी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो उनके समाज के अकॉर्डिंग, पशु भी, पक्षी भी, मनुष्य भी, सब अपनी अपनी समाज के अकॉर्डिंग, अपने अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग करते हैं। सामान्य परिभाषा क्या है? जो बोली जाती है वह भाषा है। दूसरी चीज़ों के अंदर यदि हम व्यवस्थित परिभाषा की बात करते हैं तो ऐसा सशक्त माध्यम किसका? विचार अभिव्यक्ति का, विचार अभिव्यक्ति या विचारों के संप्रेषण का या आदान प्रदान का। भाषा वह सशक्त माध्यम है किसका? विचार अभिव्यक्ति का, विचारों के संप्रेषण का, जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने भावों को प्रकट कर सकता है, अर्थात भावाभिव्यक्ति का माध्यम। भावों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भावों को प्रकट करने का जो माध्यम है वह भाषा है। अब इस भाषा के अंदर दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है कौशल। कौशल का मतलब क्या होता है? आपने स्किल सुना होगा, आंग्ल भाषा में कौशल का मतलब होता है स्किल। भाषा कौशल की यदि हम बात करें तो कौशल का मतलब होता है प्रभावशाली। अर्थात आपकी जो अभिव्यक्ति शैली है, आपके भावों को प्रकट करने की जो शैली है, वो शैली कैसी होनी चाहिए? प्रभावशाली होनी चाहिए। आपकी शैली प्रभावशाली होनी चाहिए, दूसरों को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। तभी ये माना जाएगा कि आप भाषा के अभिव्यक्ति में, भाषा के प्रकटीकरण में आपको दक्षता प्राप्त है। क्लियर है बात? भाषा कौशल अर्थात भाषा को प्रकट करने में जब तक आप कुशल नहीं होंगे, दक्ष नहीं होंगे, तब तक आपकी भाषा का कोई औचित्य नहीं होगा। पशु भी भाषा का प्रयोग करते हैं, पक्षी भी भाषा का प्रयोग करते हैं, मनुष्य भी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए मनुष्य को पशु पक्षी प्रजाति से एक विशिष्ट प्रजाति इसीलिए मानी जाती है क्योंकि जो मनुष्य के द्वारा, जो प्राणियों के द्वारा भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, मनुष्य की जो विचार प्रकटीकरण की जो शैली है, विचार अभिव्यक्त करने की जो शैली है, वो शैली उसको उनसे पृथक बनाती है। इसलिए भाषा के अंदर आपको दक्षता प्राप्त करना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। यदि हम भाषा के कौशल की बात करें, यदि एक पंक्ति के अंदर में भाषा कौशल की परिभाषा दूं तो क्या होगा? एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से प्राणी अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सके, अपने भावों को व्यक्त कर सके, वह जो प्रक्रिया है वो भाषा कौशल की प्रक्रिया है। भाषा के अंतर्गत कुशलता यदि आपको प्राप्त करना है, भाषा के अंतर्गत यदि आपको कुशलता प्राप्त करना है तो कुशलता प्राप्त करने हेतु आपको हर एक सीढ़ी के ऊपर आपको
मजबूत होना पड़ेगा, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। देखो, हम बात करते हैं, सबसे पहली बात क्या है, भाषा की परिभाषा हो गई। कौशल का मतलब हो गया ऐसी भाषा जो प्रभावकारी हो, दूसरे पर प्रभाव डाले। आपका वक्तव्य, आपका लेखन का कार्य, आपका पठन का कार्य, आपका श्रवण का कार्य, कोई भी हो, कार्य ऐसा होना चाहिए जो प्रभावशाली हो, तभी उसमें कौशल डेवलप होगा। आपका जो कौशलात्मक जो प्रवृत्ति है वो विकसित मानी जाएगी। तो भाषा के कौशलों के अंतर्गत दक्षता प्राप्त करने के लिए हमें 4 स्थितियों से होकर के गुजरना पड़ेगा। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, पहली पंक्ति है, ध्यान रखना, भाषा कौशलानी, भाषा कौशलानी, भाषा कौशलानी। भाषा के जो कौशल हैं वो भाषा के कौशल 4 माने गए हैं। भाषा के कौशल मुख्य रूप से 4 हैं, 4 ही भाषा के कौशल हैं। कंपटीशन में प्रश्न आता है, आपको ध्यान में रखना है भाषा के कितने कौशल हैं। भाषा के 4 कौशल हैं। देखो, पहला है भाषा का कौशल सुनना। क्या है? सुनना। दूसरा भाषा का कौशल है बोलना। तीसरा भाषा का कौशल है पढ़ना। चौथा भाषा का कौशल है लिखना। रट लेना, भाषा के कौशलों का यही क्रम रहेगा, निरंतर विकास क्रमवत होगा। पहले नंबर का कौशल होगा सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना, चौथा है लिखना। संस्कृत की बात करें तो इसको कहेंगे श्रवणम। क्या कहेंगे? श्रवणम। बोलने को कहेंगे भाषणम, वाचनम, वदनम। एक ही बात है, श्रवणम, भाषणम, वदनम। पढ़ने को पठनम और लिखना को लेखनम। लेखनम आ रहा है समझ में? भाषा के 4 कौशल है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। पठनम और लेखनम। अंग्रेजी की बात करते हैं तो LSRW। किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है, हमें ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, हमें ध्यान में रखना है। भाषा कौशलों का सही क्रम है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसन, स्पीक, रीड, राइट। क्लियर है? ये चारों कौशलों का क्रम है। अब यदि हम बात करते हैं ये भाषा की जो सीढ़ियाँ हैं, एक बालक है जो जन्म लेता है, जन्म लेने के उपरांत सर्वप्रथम वो सुनता है, सुनने के उपरांत वह बोलता है, बोलने के उपरांत वह पढ़ता है, पढ़ने के उपरांत वह लिखता है। एक व्यवस्थित क्रम है, इसी क्रम का अनुसरण करके प्राणी आगे बढ़ता है। अब यदि हम भाषा के इन 4 जो कौशल हैं इनमें दक्षता की बात करें तो क्या होगा, अर्थात भाषा कौशलों का अध्ययन कराने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि हम एक शब्द में, एक पंक्ति में भाषा के जो कौशल हैं
उन कौशलों की बात करें तो कौशल का जो उद्देश्य क्या होता है, ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च, ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च, ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च, ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना, ये मुख्य उद्देश्य हैं। ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ है कि भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य है ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च। इन कौशलों के माध्यम से कुछ ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करके फिर उनको अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब यदि हम इनकी बात करते हैं, किसकी, उद्देश्य की दृष्टि से हम बात करते हैं, तो इन चारों कौशलों में से ऐसे कौन से कौशल हैं जो ग्रहण के उद्देश्य को पूरा करते हैं और ऐसे कौन से कौशल हैं जो अभिव्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करते हैं। सबको पता है, देखो सबसे पहला है बोलना। सबसे पहला क्या है, बोलना, बोलना। और दूसरा है लिखना, बोलना और लिखना, बोलना और लिखना। बालक पहले सुनेगा, सुनने का कार्य ग्रहण करने में आता है। सुन करके जब वह बोलता है तो बोलने का कार्य अभिव्यक्ति में आता है, प्रकट करने में आता है। अभिव्यक्ति का अर्थ हुआ प्रकट करने में। ठीक है, ये जो दोनों कौशल है, अर्थात भाषणम और लेखनम, भाषणम और लेखनम, ये दोनों किस में आते हैं, उद्देश्य की दृष्टि से अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, ये अभिव्यक्त्यात्मक में आते हैं। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल के रूप में इन दोनों को माना जाता है। दूसरा है सुनना और पढ़ना, सुनना और पढ़ना, अर्थात श्रवणम और पठनम, ये दोनों आते हैं ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत। ध्यान रखना, कहीं बार कहीं प्रकार से इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं, भाषण और लेखनम। ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, श्रवणम और पठनम। भाषा के कौशलों का सही क्रम है श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। भाषा के कौशलों में प्रथम कौशल कौन सा है, श्रवणम। द्वितीय कौशलम किम, भाषणम। अंतिमम कौशलम किम, लेखनम। आपको यह ध्यान में रखना है। क्लियर है दोनों चीज़। भाषा की यदि हम बात करते हैं तो केवल बोलना ही भाषा नहीं होता है, अर्थात जो कुछ भी हम बोलते हैं वह सार्थक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़, चाहे सुनने का कार्य हो, चाहे बोलने का कार्य हो, चाहे पढ़ने का कार्य हो, चाहे लिखने का कार्य हो, जब तक वह सार्थक नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, आपका कौशल डेवलप नहीं होगा, आपका स्किल डेवलप नहीं होगा, आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सार्थक होना चाहिए। कैसा सार्थक होना चाहिए, जैसे आप सुनने हो, केवल मात्र सुनना ही कौशल नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनना। यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। जब आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो श्रवण कौशल का विकास होगा। आप यदि ध्यानपूर्वक बोलोगे, ध्यानपूर्वक, आप यदि ध्यानपूर्वक बोलोगे, ध्यानपूर्वक का मतलब क्या हो गया कि आपके द्वारा बोली गई बात का
बोली गई बात को सामने वाला आसानी से समझ सके तो ध्यानपूर्वक बोलना। लिखने की बात करते हैं तो ध्यानपूर्वक लिखना, ध्यानपूर्वक लिखना। और सुनने की बात करते हैं तो ध्यानपूर्वक सुनना। अर्थात आपका जो ये कार्य हो वो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। आपका सुनना सार्थक होना चाहिए, आपका बोलना सार्थक होना चाहिए, आपका पढ़ना सार्थक होना चाहिए, आपका लिखना सार्थक होना चाहिए। तब जा कर के आपको कुशलता प्राप्त होगी और भाषा के कौशलों में आप दक्षता प्राप्त करने में सफल होंगे। क्लियर है। अब यदि हम इसकी बात करते हैं कि जो भाषा के कौशल हैं उन कौशलों की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आपने सुना होगा कि सुनना और पढ़ना दो कौशल हैं। सुनना और पढ़ना क्या है ये हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि के इनपुट के रूप में कार्य करते हैं, बुद्धि के इनपुट के रूप में कार्य करते हैं सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना ये दोनों है बुद्धि के इनपुट। बुद्धि के इनपुट दोनों क्या है, बुद्धि के इनपुट अर्थात अंदर लेना, ग्रहण करने का जो भाव है, बुद्धि के द्वारा जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है वो बुद्धि का इनपुट रूप कहलाता है। ठीक है, ग्रहण करती है। और बोलना और लिखना ये क्या है, बुद्धि के आउटपुट हैं। ये क्या है, आउटपुट। बुद्धि के आउटपुट, बुद्धि के आउटपुट, ये दोनों बुद्धि के आउटपुट कहलाते हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो श्रवणम और पठनम ये बुद्धि के इनपुट है और भाषणम और लेखनम बुद्धि के आउटपुट के रूप में माने जाते हैं। अब यदि हम बात करते हैं श्रवण और भाषण, दो चीज़ है, सुनना और बोलना, दोनों रूपों की यदि हम चर्चा करें, हम सुनते हैं और हम बोलते हैं, दोनों का न तो कोई रूप होता है, न कोई आकार होता है, न कोई उनका कोई स्वरूप होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि आप इनको देख सको, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण है, कौशलों से प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से बनते हैं। पहली चीज़ जो पहला जो प्रश्न है या जो विशेष प्रश्न है बुद्धि के कौशलों से संबंधित, वो निश्चित रूप से यहाँ से एक या दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसलिए इसको आपको थोड़ा गंभीरता से देखना आवश्यक है। देखो क्या है, जो पहला कौशल है श्रवणम, पहला कौशल है श्रवणम, और हमारा जो बुद्धि का इसका कौन सा कौशल है, ये बोलना है। श्रवणम और ये भाषणम, इन दोनों का कोई रूप नहीं होने के कारण ये कौन से कहलाते हैं, अमूर्त रूप। बुद्धि के कौन से रूप कहलाते हैं, ये कौशल के, भाषा कौशल के कौन से रूप हैं, अमूर्त रूप है, इनका कोई रूप नहीं होता है। दूसरा जो हमारा होता है सुनना और बोलना हो गया, पठनम और लेखनम। पठनम और लेखनम दोनों का जो रूप होता है वो मूर्त होता है, दोनों का जो रूप होता है वह मूर्त रूप होता है। हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने स्वरूप होगा, कोई पुस्तक होगी, और हम लिखेंगे तो कोई किताब होगी, कोई कलम होगी जिससे हम लिखेंगे, अर्थात उसका हम दृश्यकरण कर सकते हैं। क्लियर है दोनों। अब यदि हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं, भाषा विज्ञान की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो सुनना और जो बोलना है, श्रवणम और भाषणम, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ध्वनि विज्ञान। किसके अंतर्गत आते हैं, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इनको माना गया है। ये ध्वनि विज्ञान के रूप हैं श्रवणम और भाषणम।
और पठनम और लेखनम ये लिपि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लिपि विज्ञान, पढ़ना और लिखना दोनों जो कौशल है, दोनों जो प्रक्रिया है, उनकी कोई न कोई अवश्य लिपि होगी, तभी वह पढ़ पाएगा, तभी वह लिख पाएगा। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं और सुनने के लिए कुछ भी हमारे द्वारा सुना जा सकता है। तो ये दोनों ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और ये दोनों लिपि विज्ञान से संबंधित है। ये थी हमारी जो सामान्य जानकारी, जिसको हम भाषा के कौशल का जो स्वरूप है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने बता दिया है, क्लियर है। भाषा की परिभाषा आपको पता है, भाषा का उद्देश्य मैंने बता दिया है, ग्रहण और अभिव्यक्ति। ग्रहण करना, देखो ग्रहण कैसे ग्रहण करना, ध्यान पूर्वक ग्रहण करना। कोई भी चीज़ है तो ग्रहण करने का कार्य मैंने बताया था 2 जगह होता है। ग्रहण करने का कार्य या तो ध्यान पूर्वक सुनता है या ध्यान पूर्वक पढ़ता है, ये ग्रहण अभिव्यक्ति ग्रहण कौशल के अंतर्गत ये आते हैं। और ध्यान पूर्वक बोलता है और ध्यान पूर्वक लिखता है, ये अभिव्यक्ति है। क्लियर है? दोनों क्रम मैंने बता दिया था, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, चारों क्रम हो गए। और बुद्धि के आउटपुट के रूप में बोलना और लिखना, भाषणम और लेखनम ये बुद्धि के आउटपुट कहलाते हैं, और श्रवणम और पठनम बुद्धि के लिए इनपुट का कार्य करते हैं। अब हम एक एक कौशल को लेकर के चलते हैं। एक एक कौशल के अंतर्गत जितनी भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। जो बुद्धि के आधार हैं, बुद्धि के आधार की बात करते हैं तो श्रवण और पठन जो कौशल है, श्रवण और पठन जो कौशल है, ये बुद्धि के इनपुट का मतलब होता है आधार। बुद्धि के आधार के रूप में इनको जाना जाता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं सबसे पहले श्रवण कौशल के ऊपर आज चर्चा करते हैं। श्रवण कौशलम, स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो, किसी के लिए उपयोगी हो तो वो देख सकता है। हट जाता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की कर रहे हो, चाहे रीट की कर रहे हो, या 2nd ग्रेड की कर रहे हो, या 3rd ग्रेड की कर रहे हो, कहीं पर भी किसी भी भाषा का या किसी भी राज्य का जो टेट का एग्ज़ाम होता है वो आप दे रहे हो, तो निश्चित रूप से ये पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना है। बार बार मेरा एक ही आप लोगों को संदेश है कि एक एक प्रश्न आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए, आपको प्रतियोगी परीक्षा में चयनित कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी आपके द्वारा अध्ययन किया जा रहा है वह प्रामाणिक अध्ययन हो, इस बात को आपको विशेष ध्यान में रख कर के अध्ययन करना है, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं, पहले कौशल की बात करते हैं, श्रवण कौशल। पहले कौशल की बात करते हैं, श्रवण कौशल। पहले कौशल की बात करते हैं, श्रवण कौशल। या फिर ऐसा कर लेते हैं, पहले चारों कौशलों को मैं 4 पंक्तियों में आपको बता देता हूँ, उसके पश्चात हम डिटेल से एक एक को लेकर के चलेंगे। पहला कौशल है श्रवण कौशल। दूसरा कौशल है भाषण कौशल। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, चारों कौशल की बात करते हैं। इन कौशल के ये तो हो गए कौशल, ये हो गए कौशल। इनके उद्देश्य की यदि हम बात करें, इनके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या होगा? श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है? ध्यानपूर्वक सुनना, यही तो उद्देश्य है। अर्थात जब ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कौन सा उद्देश्य पूरा हो गया? सुनकर ग्रहण करना, सुनकर ग्रहण करना।
सुनकर ग्रहण करना, अर्थात श्रुत्वार्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या हो गया? श्रुत्वार्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। दूसरा है भाषण कौशल। भाषण कौशल का हो गया मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति भाषण कौशल का उद्देश्य है। मौखिकाभिव्यक्ति। तीसरा है पठन कौशल, पठित्वा ग्रहणम। तीसरा है पढ़कर ग्रहण करना, पढ़कर ग्रहण करना, पठित्वा ग्रहणम, पठित्वा ग्रहणम, पढ़ कर के ग्रहण करना। और लेखन कौशल का है लिख कर के, लिख कर अभिव्यक्त करना, अपनी भावों को, अपने विचारों को लिख कर अभिव्यक्त करना, लिख कर अभिव्यक्त करना, लिखित्वाभिव्यक्ति, लिखित्वाभिव्यक्ति, लिख कर के अभिव्यक्त करना। ये चारों उद्देश्य हैं श्रवणम, श्रुत्वार्थ ग्रहणम, भाषणम, मौखिकाभिव्यक्ति, पठनम, पठित्वा ग्रहणम और लेखनम, लिखित्वाभिव्यक्ति, लिख कर के अभिव्यक्त करना। मैंने आपको बताया था इनका जो संबंध है, यदि हम संबंध की बात करते हैं, इनकी संबंधता है, कौन कौन से कौशल की संबंधता किस किस से है, ये बता दी थी मैंने अभी आपको। जो श्रवण कौशल है वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, बताया था, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। भाषण है जो लिपि विज्ञान से संबंधित है, लिपि विज्ञान से इसका संबंध है। पढ़ना है जो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। और लिखना है वो लिपि विज्ञान से संबंधित है, इनका संबंध लिपि विज्ञान से है। निश्चित प्रश्न बनता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय इस पर व्यतीत हो रहा है। गलत तो नहीं हो गया है? जल्दी जल्दी में ये हो गया है, डस्टर कहाँ गया? ध्वनि का मतलब आवाज़ आती है, ध्वनि विज्ञान। श्रवणम, भाषणम ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और पठनम और लेखनम लिपि विज्ञान से संबंधित है। ये हमारी चर्चा हो चुकी है, फिर भी एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए उपयोगी हो, इसलिए एक बार पुनः मैं इसका दोहरान कार्य कर रहा हूँ। लिपि विज्ञान से संबंधित है, क्लियर है? उसके पश्चात बुद्धि की हम बात करते हैं तो सुनना है, बुद्धि के लिए बात करते हैं। जो इनका इनपुट है कि आउटपुट है, बुद्धि के साथ इनका क्या संबंध है, बुद्धि के साथ इनका संबंध या इनकी संबद्धता, बुद्धि के साथ इनकी क्या संबद्धता है। सुनता है, बुद्धि सुनने की जो प्रक्रिया है वो बुद्धि का इनपुट कहलाता है, सुनने की प्रक्रिया बुद्धि का इनपुट कहलाता है। सुन करके बोलता है, ये बुद्धि का आउटपुट कहलाता है, बुद्धि का आउटपुट कहलाता है। पढ़ता है तो पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो इनपुट के अंतर्गत आती है, इनपुट के अंतर्गत आती है। और जो लिखता है वो लिखित्वाभिव्यक्ति है, लिख कर के अभिव्यक्ति करने का जो कार्य है
वो आउटपुट की श्रेणी में ये कार्य आता है। इनपुट, आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। क्लियर है? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, यही क्रम रहेगा। उद्देश्य की बात करते हैं, कई बार पूछ लेता है श्रवण कौशल का उद्देश्य है श्रुत्वार्थ ग्रहणम। हिंदी में पूछेगा तो सुन करके अर्थ ग्रहण करना। भाषण कौशल का है मौखिकाभिव्यक्ति। पठन कौशल का है पठित्वार्थ ग्रहणम। लेखन कौशल का है लिखित्वाभिव्यक्ति। ध्वनि विज्ञान से संबंधित है सुनना और बोलना, और लिपि विज्ञान से संबंधित है पढ़ना और लिखना। बुद्धि के इनपुट के रूप में श्रवण कौशल और पठन कौशल, बुद्धि के आउटपुट के रूप में भाषण कौशल और लेखन कौशल है। अब हम एक एक कौशल को लेकर के चलते हैं और इनकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। क्लियर है? पहला जो हमारा भाषा का जो कौशल है वो है, पहला कौशल है श्रवण कौशल। पहला कौशल है श्रवण कौशल। पहला कौशल है श्रवण कौशल। सारी चर्चा हमारी हो चुकी है कि श्रवण कौशल का मतलब क्या है। यदि हम सामान्य या विशेष परिभाषा की बात करते हैं, श्रवण का मतलब होता है सुनना, अर्थात सुन करके अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, ये हमारा जो कौशल है वो कौन सा है? प्रथम कौशल के रूप में इसको माना जाता है। यही क्रम रहेगा। एक एक सीढ़ी के बाद ही कौशलों में दक्षता हमें प्राप्त होती है। पहला है सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना। कैसा सुनकर के? ध्यान पूर्वक सुनकर के। कैसा सुनकर के? कैसा सुनकर के? ध्यान पूर्वक सुनकर, ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय, अर्थात वक्ता के द्वारा जो कही गई जो बात है उस बात के भाव को, आशय को ग्रहण करना। आशय को ग्रहण करना। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो वक्ता का जो कथन है, कहने का जो भाव है, उसको हम ग्रहण करेंगे। ग्रहण करना ही श्रवण कौशल है। ग्रहण करना ही श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल है। भाषा के चारों कौशलों का मूल आधार है, अर्थात श्रवण कौशल अन्य तीनों कौशलों, कौन सा? भाषणम, पठनम और लेखनम। भाषणम, पठनम, लेखनम, तीनों कौशलों का आधार, तीनों कौशलों का आधार है। श्रवण कौशल है जो अन्य जो भाषा के तीनों कौशल हैं, उन तीनों कौशलों के आधार के रूप में इसको माना जाता है। अब श्रवण कौशल का जो विकास कार्य है हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अर्थात श्रवण कौशल के विकास के तत्व। श्रवण कौशल के विकास के तत्व। श्रवण कौशल के विकास के तत्व किस प्रकार से हम श्रवण कौशल में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि वक्ता का जो विषय है वो क्या हो,
रुचिकर हो, तब श्रोता उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वक्ता के मुख से उच्चारित ध्वनि, वक्ता के मुख से जो उच्चारित ध्वनि है उस ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी तो श्रवण कौशल का विकास प्रारंभ होगा, विकास में सहयोग मिलेगा। ध्यानपूर्वक सुनोगे। जो वक्ता का जो वक्तव्य है, वक्ता जिस विषय में कहना चाह रहा है, अर्थात जो वक्ता का बोलने का जो विषय है, वो वक्ता का जब विषय क्या होगा, रुचिकर होगा, वक्ता का विषय रुचिकर होने पर श्रवण कौशल का विकास होगा। श्रवण कौशल का विकास होगा। वक्ता का जो वक्तव्य है वह रुचिकर होगा तो श्रोता उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा, और ध्यानपूर्वक सुनेगा तो श्रवण कौशल के विकास में सहायता मिलेगी। जो वक्ता की जो संप्रेषण शैली है, वक्ता की जो संप्रेषण शैली है, वक्ता की जो संप्रेषण शैली, अर्थात वक्ता के द्वारा विचारों को प्रकट करने की जो शैली है वो क्या हो, यदि उचित है तो श्रवण कौशल का विकास होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा। उचित का मतलब श्रोता के अनुरूप हो, श्रोता के अनुरूप शब्दों का जो बोलने का जो क्रम है वास्तविक ध्वनि में हो, अधिक श्रोता को कष्ट देने वाली नहीं हो, श्रोता के श्रवण के अनुरूप हो, तो श्रवण कौशल का विकास होगा। क्या होता है कि जो बच्चों को शिक्षण कराते समय जैसे बाल गीत, बच्चों के जो छोटे छोटे गीत बालकों को सुनाए जाते हैं, छोटे छोटे गीत क्या है, कोई अभिनय नाटक करके, नाटक के अंतर्गत कोई अभिनय का कोई गीत है, उस गीत के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास होता है। दूरदर्शन के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास होता है। श्रोता का संपूर्ण ध्यान वक्ता के वक्तव्य पर होना चाहिए। वक्ता के वक्तव्य पर हो तो श्रवण कौशल का विकास होगा। वक्ता के वक्तव्य पर उसका पूरा ध्यान होगा तो श्रवण कौशल का विकास होगा। ये मुख्य श्रवण कौशल के विकास के प्रमुख तत्व हैं। आया समझ में? इन्हीं के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास संभव है।
अर्थात वक्ता के द्वारा उच्चारित ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुने, वक्ता का जो वक्तव्य है वो रुचिकर होगा, उसकी संप्रेषण शैली उचित होगी तो श्रवण कौशल का विकास होगा। बाल गीत, अभिनय, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से जो श्रवण कौशल के विकास हेतु जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जो गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अभिनय के गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके माध्यम से श्रवण कौशल का विकास संभव है। अब यदि हम बात करते हैं श्रवण कौशल के विकास के अंतर्गत जो बाधाएं हैं, ये विकास के तत्व आ गए। अब हम बाधाओं की बात करते हैं। बाधाएं, श्रवण कौशल के विकास में बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है? बाधाएं कौन कौन सी हो सकती है जिनके माध्यम से श्रवण कौशल का जो विकास है वह अवरुद्ध होता है? सबसे पहला तो क्या है कि सबसे पहला वक्ता के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक न सुनना, ध्यानपूर्वक न सुनना। वक्ता के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक न सुनना किसके द्वारा? श्रोता के द्वारा। जो सुनने वाला है श्रोता द्वारा वक्ता के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक नहीं सुना जाएगा तो निश्चित है कि श्रवण कौशल का जो विकास है वह बाधित होगा। दूसरा है, श्रोता तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहता है लेकिन वक्ता का जो वक्तव्य है, वक्ता का वक्तव्य रुचिकर न हो, वक्ता का वक्तव्य रुचिकर न हो तो भी श्रवण कौशल सुनने वाले के अनुरूप नहीं हो, सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता हो तो भी जो श्रवण कौशल है वह बाधित होगा, अर्थात विकास में बाधा उत्पन्न होगी। तीसरी है वक्ता की संप्रेषण शैली, वक्ता की संप्रेषण शैली अनुचित हो, वक्ता की संप्रेषण शैली अनुचित हो। संप्रेषण शैली यदि अनुचित होगी, अनुचित का मतलब क्या हो गया? वक्ता द्वारा जो बोला जा रहा है वह तीव्र होगा, अस्पष्ट होगा या तेज आवाज़ में होगा या उसकी आवाज़ धीमी होगी तो क्या होगा? श्रोता को श्रवण करने में और उसके अर्थ को ग्रहण करने में समस्या उत्पन्न होगी, तो श्रवण के कौशल के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और अगला है वक्ता के वक्तव्य पर ध्यान न देना, वक्ता के वक्तव्य पर ध्यान न देना। श्रोता द्वारा वक्ता के वक्तव्य पर ध्यान न देना श्रवण कौशल के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। समय आज बहुत हो गया है, इसलिए हम अगले कौशल को, जो अगले भाषण कौशल है, पठन कौशल है और लेखन कौशल है, उन तीनों कौशलों का अध्ययन हम हमारे आने वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जो महत्वपूर्ण पाठ है रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको इनको विशेष रूप से अध्ययन करना है। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भाई बंधु हैं, उनका जो दर्द है उसके बारे में मैं पहले भी आपसे परिचर्चा कर चुका हूँ। मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ कि आजकल प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की जो शैली है वो बहुत परिवर्तित हो गई है। सीधा सीधा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न की प्रकृति को बदल करके भाव वही है, वो जो पूछना चाह रहा है भाव वही होता है, लेकिन प्रश्न को विपरीत तरीके से प्रदर्शित करके पूछा जाता है। इसलिए जो भी आप तैयारी करो वो स्पष्ट तैयारी करना है,
ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और आपका कोई भी प्रश्न नकारात्मक अंकन की ओर आपको नहीं लेकर के जाए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये कार्य जितना हो सक रहा है मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। निरंतर बने रहिए हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस के इस चैनल पर और अध्ययन करते रहिए। बहुत जल्दी ही रीट परीक्षा से संबंधित जो भी सूचनाएं होगी वो समय समय पर आपको देते रहेंगे। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहिए और मेहनत करते रहिए। और श्रावण मास का जो ये महीना है, भगवान भोलेनाथ महादेव आपको निश्चित रूप से सफल बनावें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।